नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चुनाव खत्म हो गया, संसद सत्र भी खत्म हो गया है, लेकिन भाजपा की परेशानियां खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरह से एनडीए के सभी दलों को साथ में लेकर चले, किस तरह भाजपा के सहयोगी दलों से रिश्ते सही करके चले, जिन रिश्तों में अब दरार दिखाई देने लगी है। और इस दरार की शुरुआत बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके संकेत अब यूपी से भी मिलने लगे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये थी कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ खास पैकेज की मांग की। और इसके लिए उन्होंने मंत्रियों पर, यानी कि मोदी जी के मंत्रियों पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ये खबर क्या है, मैं आगे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो क्या कुछ चल रहा है एनडीए में और क्या सब कुछ ठीक नहीं है, और क्या मोदी सरकार अब मुश्किल में पड़ सकती है, क्या मोदी सरकार के लिए आने वाला वक्त चुनौती भरा होगा, इन्हीं सब तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं ये खबर दिखा देती हूँ, और ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू थमा गए पीएम मोदी को लंबी डिमांड लिस्ट, गडकरी समेत मंत्रियों पर भी बनाया गया दबाव। तो ये खबर है, और अंदर इसमें देखिए काफी कुछ लिखा हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से 20 मिनट मुलाकात की। मीटिंग का वक्त भले ही कम था, लेकिन नायडू की डिमांड लिस्ट काफी लंबी थी। उन्होंने मांग रखी कि आंध्र प्रदेश के लिए अलग बजट आवंटित किया जाए, इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय भी अपनी परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जाए। इसके तहत उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की। इसके बाद देखिए आगे भी लिखा हुआ है कि एनडीए सरकार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले चंद्रबाबू नायडू, उनको इस बात का एहसास है कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा तो अब नहीं मिल सकता। ऐसे में उनकी मांग जो है वो स्पेशल पैकेज पर आ गई है। और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी से आंध्र पर 13 लाख करोड़ की कर्ज का भी मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौर में, क्योंकि उनकी सरकार बनी जबकि राज्य में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ है, ऐसे में ये लंबी डिमांड जो है लिस्ट रखी गई है कि जो सिंचाई परियोजना के लिए भी मोदी सरकार रुके हुए फंड को जारी करे। इसके अलावा गडकरी और शिवराज को क्या मांग पत्र सौंपा गया है वो भी इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने राज्य में हाईवेज के विकास के लिए फंड की मांग की। कई परियोजनाओं का खाका भी नितिन गडकरी के सामने पेश किया और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की। और कहा जा रहा है कि शुक्रवार को वो कुछ और भी मंत्रियों से बातचीत करेंगे। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है सर, कि नायडू अपनी बड़ी बड़ी डिमांड्स की लिस्ट जो है वो थमाते जा रहे हैं। और कहा जाता है कि उनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती थी और इससे अनबन बनी रहती थी। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो डिमांड रखी गई है, क्या ये मोदी सरकार पूरा करेगी, और नहीं करेगी तो क्या आने वाला वक्त जो है वो काफी चुनौती भरा होगा? देखिए, चलिए, चंद्रबाबू नायडू को यह बात तो समझ में आ गई कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, जिन विशेषताओं की आवश्यकता है, वो आंध्र प्रदेश में नहीं। एक तो सीमावर्ती इलाका नहीं है, दूसरा यह है कि वहां पे घनत्व तो बहुत कम नहीं है जनसंख्या का, और वहां पे तो बेसिकली आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। तो मेरे ख्याल से चंद्रबाबू नायडू को यह मांग करनी चाहिए थी मोदी जी से कि जिस प्रकार से गुजरात को बिना विशेष राज्य का दर्जा दिए हुए आपने विशेष राज्य घोषित किया हुआ है, वैसे ही आंध्र प्रदेश को कर दीजिए। अरे, उत्तर प्रदेश ने क्या पाप किया है? हरियाणा ने क्या पाप किया? हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मध्य प्रदेश ने क्या पाप किया? अगर मध्य प्रदेश ने पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता दी हैं तो उसको विशेष सुविधाएं ना मिले, वहां के लोगों को विशेष सुविधाएं ना मिले, क्योंकि केवल आंध्र प्रदेश वालों को मिले, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बैसाखियों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं मोदी जी की जगह होता, मैं रिजाइन कर देता। देखिए, आपको जब आप प्रधान सेवक के पद पे बैठे हुए हैं, जब आप राजा के पद पे बैठे हुए हैं, आपको पूरे देशवासियों से एक समान आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनका। यह नहीं कि मणिपुर में आग लगी हुई और आप सोचे नहीं और पूछे नहीं, लद्दाख के लोग शिकायत करते हो आप उनसे बात ना करें, नागालैंड के लोग परेशान हो उनसे बात ना करें, और आंध्र प्रदेश वालों की केवल इसलिए बात करें कि उनकी बैसाखियों पे आप टिके हुए हैं। इस तरह का अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर है
कि आप रिजाइन कर दें और कहें कि साहब राष्ट्रपति महोदय आप जो है दूसरी पार्टी को किसी को भी कहिए अपनी गठित करे सरकार, और मैंने 10 साल सरकार चला ली जैसी भी चलाई और जनता ने मेरी 63 सीटें कम कर दी, अब इसके बाद किसी दूसरे दल को मौका दीजिए। इस प्रकार से दबाव से अगर आंध्र प्रदेश और बिहार दिल्ली सरकार को दबाएंगे और अपना अधिकार लेंगे और बाकी प्रदेशों के साथ अन्याय होगा। भाई किटी तो देखिए सबके बराबर है। बंगालियों का क्या वो है कि बंगाल वालों को अधिकार ना मिले, तमिलनाडु वालों का ना मिले, महाराष्ट्र वालों का ना मिले, उत्तर प्रदेश वालों का ना मिले, और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार वालों को केवल इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो मोदी जी की और मोदी जी उन पे डिपेंडेंट है। ये अनुचित है। सबको बिल्कुल कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार सबको बराबर जो उनका अधिकार है उनको पैसा मिलना चाहिए। इस प्रकार से अगर आंध्र प्रदेश को विशेष सुविधाएं मोदी जी देंगे तो दूसरे राज्यों के साथ अन्याय करेंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं, लेकिन अब मांगे और भी कई सारी रखी गई हैं। और इसके अलावा सर और भी कई सारे राज्य, जैसे बिहार में लगातार पुल गिरने के कारण जिस तरह से नीतीश कुमार घिरे हुए हैं, इसका असर अब बीजेपी पर भी पड़ रहा है। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। तो बयान भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे, और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक, 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है, यही डबल इंजन की सरकार। और इस बार बिहार की जनता, जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। चलिए तो सर ये तेजस्वी यादव जो है उन्होंने बयान दिया और कहा कि जो पुल जेडीयू के टाइम पर बना है वही गिर रहा है, क्योंकि 18 साल तक तो ये विभाग उन्हीं के पास था। इसका मतलब साफ है कि जो सुशासन बाबू का नकाब पहने हुए हैं, वही जनता दल यूनाइटेड का भ्रष्टाचार वाला चेहरा भी अब बेनकाब हो रहा है। तो सुशासन बाबू अब कुशासन बाबू नजर आ रहे हैं। भाई निधि जी, आप ये बताइए किस क्षेत्र में आपको भ्रष्टाचार, भरपूर भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ रहा है? हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। आप यूपी पीएससी जुडिशरी में देख लीजिए, आप यूजीसी नेट में देख लीजिए, आप नीट में देख लीजिए, नीट पीजी में देख लीजिए, पुलिस सेवाओं में देख लीजिए, हर जगह बेईमानी, हर जगह भ्रष्टाचार। ऐसा भ्रष्टाचार न जो भूतो न भविष्यति। और ये केवल बिहार का मामला नहीं है कि पुल गिर रहे हैं, हर जगह सड़क लीक कर रही है। अयोध्या के अंदर, अयोध्या तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, इतना बड़ा खर्च करके गुजरात के ठेकेदारों से जो सड़क बनाई गई वो सड़क धंस रही है। और ये इसका मतलब ये है कि इतना भीषण भ्रष्टाचार, ये जो चुनाव जीत रहे हैं और पैसे बांट बांट के चुनाव जीत रहे हैं, इसके पीछे ये भ्रष्टाचार की जननी है। और देखिए नेताओं का अंतर, नेताओं का अंतर देखिएगा। राहुल गांधी, जिनको ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा करते थे, जिन पे अलग अलग तरह के आरोप लगाते थे, सुबह 4 बजे चल के सुबह 5:30 बजे हाथरस पहुंच गए और वहां की गलियों में जा जाके, दलित बस्तियों में जा जाके, गरीबों की बस्तियों में जा जाके उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे हैं। ये होता लीडर ऑपोजिशन, वो भी कैबिनेट रैंक का मंत्री है, उसको भी आज के तारीख में वो सुविधाएं मिली हुई हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है।
इनके यहाँ ये नौटंकी करने के लिए वहां गए और वहां साहब पूरी एसी लग गए और सफाई हो गई और हॉस्पिटल में सफाई हो गई। वरना जब ये घटना घटी थी हाथरस की, वहां पे एक डॉक्टर मौजूद था, एम्बुलेंस नहीं थी, बरामदे में लाशें पड़ी हुई थी और बेअदावा, और कम से कम 50 लोग ऐसे मरे हैं। अगर उनको चिकित्सा सुविधा मिल गई होती तो न मरे होते। तो देश का नेता कैसा हो? देश का ऐसा नेता हो जब देश आंखों में लोगों के आंसू हो, उसके पहुंचने के लिए पहुंच जाए। आप हाथरस के पीड़ितों से बात की वीडियो दिख रही हैं, उसमें लोग कह रहे हैं हमें ऐसा नेता चाहिए, हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो मणिपुर में बात ना करे, जो हाथरस में बात ना करे। और ये राहुल गांधी ने अपना का जो जीटीपी के वहां पे मजदूरों के साथ परसों राहुल गांधी ने सीमेंट लगाया है, प्लास्टर लगाया है, मजदूरों के साथ बैठे हैं, मजदूरों के साथ बैठ के उन्होंने बात की है। हमें ऐसा नेता चाहिए, हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता चाहिए। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए कि जब मणिपुर में आग लगी हुई हो, जो हाथरस में हृदय विदारक घटना घटी हो, वो जाके रूस में जाके और अपना वो करे। ठीक है, आप विदेश जाइए, विदेश का आनंद लीजिए, आप जापान जाइए, अमेरिका जाइए, लेकिन देश के लोगों ने जिन्होंने आपको जिताया है उनके आंसू पोंछना पहला कर्तव्य है किसी भी प्रधान सेवक का और नेता का। बिल्कुल ठीक बात कह रहे सर। और वहां से निकलकर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया जब वहां के लोगों से मिले और उन्होंने जो है सरकार से मांग की कि दिल खोलकर उनकी जो है वो मदद की जाए। क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो सर इधर राहुल गांधी जो है वो मिलने पहुंचे और बयान भी दिया कि जो उनको जितने भी पैसे दिए जा रहे हैं, जितनी भी मदद दी जा रही है, वो दिल खोल कर किया जाए क्योंकि वो काफी ज्यादा गरीब लोग हैं। और इसके अलावा यहाँ पर तो पीएम मोदी ओलंपिक में जो खिलाड़ी अब जाने वाले हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक वीडियो कॉल या एक कॉल यहाँ पर भी आ जानी चाहिए थी हाथरस में? नहीं, वीडियो कॉल नहीं। देखिए निधि जी, वास्तविकता में मोदी जी को खुद जाना चाहिए था हाथरस में। भाई आप हिंदू हितों की बात करते हैं, यहां जो मरने वाले हैं बेचारे, जो मृतक हैं, जिनके परिवार सूने हो गए, जिनके घर उजड़ गए, वो क्या हिंदू नहीं है क्या? कैसे हिंदू हितों की बात करते हैं? राहुल गांधी ने तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में भेद नहीं किया, वो तो हर जगह गए। मणिपुर गए, मणिपुर में तो कुकी समुदाय के लोग जो है क्रिश्चियन है, मैती समाज के लोग जो है हिंदू हैं, वहां तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उन्होंने नहीं देखा। अगर लखीमपुर खीरी के अंदर घटना हुई थी तो वहां सिख भी मरे थे और हिंदू भी मरे थे, उनके साथ सहानुभूति। तो ये जो भाई देखिए, ये इतना बड़ा मैसेज जाता है सोसाइटी को। आप खुद सोचिए, किसी के घर में दुख होता है, हम लोगों के सनातन धर्म में एक परंपरा है कि आप सुख में जाइए न जाइए, दुख में जरूर जाइए, और दुश्मन के यहां भी जाइए दुख में, और उसके कंधे पे अपने कंधे पे उसका सिर रख के उसको सांत्वना दीजिए और कहिए कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। और उसको कितना बल मिलता है, कितना संबल मिलता है। आज बताइए, हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेजिंग नहीं हुई है क्या? राहुल गांधी केयर्स, मोदी डजंट केयर, बीजेपी डजंट केयर।
ये हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन हिंदुओं की मौतों पे इनको दुख नहीं होता है। पूरे हिंदुस्तान ने मैसेज किया है। अगर ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस मैसेज को नहीं समझ रहे, आज दोबारा इलेक्शन करा के देख लीजिए। निधि, जो 1 महीने पहले इलेक्शन हुआ है, अगर इनको 240 सीटें मिली हैं, 140 सीटें नहीं मिलेंगी। चुनाव आयोग की बदनामी और पूरी बिल्कुल पार्शियलिटी के बावजूद इनको 140 सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि पिछले 20 दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा के अंदर हमने जो देखा है, हमने विपक्षी दलों का और सत्ता पक्ष के जो भाषण सुने हैं, हमने महुआ मोइत्रा का जो भाषण सुना है, मनोज झा का जो भाषण सुना है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भाषण सुना है, और जिस प्रकार से राजनाथ सिंह ने झूठी टिप्पणी की, अनुराग ठाकुर ने झूठ बोला है लोकसभा के अंदर। लेकिन अगर सभापति महोदय निष्पक्ष हो जाएं तो इन लोगों को तो निष्कासित कर देना चाहिए लोकसभा के अंदर। तो पिछले 1 महीने के अंदर जो बीजेपी का ग्राफ है वो बुरी तरह से गिरा है, और जो इंडिया अलायंस का ग्राफ है अच्छी तरह से उठा है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 6 तारीख को मीटिंग के लिए हैदराबाद बुलाया है। हो सकता है 6 तारीख को एक आपको सुखद कोई संदेश मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है सर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, जैसे कि बाकी राज्यों में महाराष्ट्र हो गया, या फिर हमने जैसे तेलंगाना की बात की है, और चंद्रबाबू नायडू की बात की, बिहार की बात की। यूपी में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो ब्रजेश पाठक है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आना चाहते हैं? अखिलेश यादव ने इसको लेकर दावा कर दिया है, पता नहीं उन्होंने मजाक में किया है या सीरियस होकर किया है, लेकिन ये चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। नहीं, देखिए, ये तो बात बिल्कुल पक्की है। ब्रजेश पाठक का तो हो सकता है मजाक किया हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी चूक करेगी कि एक राजपूत को हटा के एक ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर बना दें। ऐसी गलती मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है, अनुप्रिया पटेल से जो स्टेटमेंट दिलाया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे दिलाया गया है। जिस प्रकार से वहां पे पिछड़ों की राजनीति का काउंटर बैलेंस करने का प्रयास हो रहा है अखिलेश यादव का, तो मुझे लगता है यह जो ब्रजेश पाठक वाली बात है, ये तो मैं उससे सहमत नहीं हूं, वो कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हाँ, ये जरूर है, योगी जी के दिन गिने चुने बचे हैं, और जो बार बार कहा जा रहा है कि योगी जी पे चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये केवल इसलिए है कि जिससे पीडीए के किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके और अमित शाह के रास्ते से योगी जैसे व्यक्ति को हटाया जा सके। जी, ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और आज सर एक खबर आई है, ये भी अच्छी खबर है, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है, जमानत क्योंकि नहीं मिल रही है उन्हें, और इस पर चिंता जताते हुए 150 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को एक ज्ञापन सौंपा है, एक चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने कहा है कि मामले की जो सुनवाई कर रहे हैं जो जज हैं, वो ईडी और सीबीआई के मामलों में जमानत का अंतिम रूप जो है वो निपटारा उसका नहीं कर पा रहे हैं, लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। और ये भी कहा गया कि केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाले जो जस्टिस हैं सुधीर कुमार जैन, वो मामले की सुनवाई से उनको खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके सगे भाई ईडी के वकील हैं। तो फिर ऐसे में उनको जो है जज नहीं होना चाहिए अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि वो पार्शियलिटी वाला डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह की चिट्ठी जो है वो वकीलों द्वारा लिखी गई है। सीजेआई चंद्रचूड़, आपको लगता है कि अगर संज्ञान लेंगे तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को तुरंत जमानत मिल सकती है? देखिए, चंद्रचूड़ साहब लेंगे कि नहीं लेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लेना चाहिए। देखिए, ये लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है। हेमंत सोरेन को आपने कितना परेशान किया, 6 महीने जेल में रखा आपने, उस आदमी को परेशान कर दिया, आदिवासी अस्मिता पे आपने प्रहार किया, अंत में छूट गया ना, दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गया ना। भाई, कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक जो लड़ाइयां हैं उसमें अवसर क्यों दिया जाए अपना खेल खेलने का? राहुल गांधी को आपने 2 साल की सजा दे दी, वो गुजरात हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने, उसके बाद उनका मकान छीन लिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि नहीं? भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, चंद्रचूड़ साहब का काम है देश के संविधान को बचाना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बचाना। तो मानी बात है, जब आप देख रहे हैं कि आप केवल वहां पे अब वो जो हैं, एक आपको पता ही है मुख्तार अंसारी बड़ा करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मुख्तार अंसारी का बेटा जो विधायक है वो एनडीए का सदस्य है।
अब बताइए, ये बात क्या देश की जनता को पता है? जब ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बदनामी करते हैं और हिंदू मुसलमान का खेल खेलते हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा तो एनडीए का सहयोगी है, क्योंकि वो जो ओपी राजभर है उनकी पार्टी का विधायक है और एनडीए में शामिल है। इसी प्रकार से देखिए वो जो अपने क्या नाम है उनका, नवाब मलिक साहब, जिन पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि दाऊद इब्राहिम से उसके संबंध है, अब वो जेल से छूट गया है क्योंकि उसको भी फर्जी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा खिलाफत करता था, उसको जेल में रखा, वो जेल से छूट गया है। वो अजीत पवार की पार्टी में शामिल होने उनकी मीटिंग में जा रहा है। तो अजीत पवार की पार्टी का बीजेपी से संबंध है। तो आपको उनके जो दाऊद इब्राहिम पे आरोप लगाते हैं कि जिनके संबंध है उनको भी अपने साथ रख सकते हैं, प्रफुल्ल पटेल को भी रख सकते हैं जिनके दाऊद इब्राहिम से आप आरोप लगाते थे, आप मुख्तार अंसारी के बेटे को भी अपने साथ रख सकते हैं और इंडिया अलायंस को बदनाम करते हैं। ये भाई देश की जनता को समझना चाहिए ये कितना घिनौना खेल ये लोग खेल रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान के साथ। जी सर, और एक खबर अब आ गई है, बड़ी खबर है कि नीट पीजी जो एग्जाम है उसकी तारीख का ऐलान हो गया है, 11 अगस्त को परीक्षा होगी। तो क्या लगता है सर, इस बार बिना किसी दखलंदाजी के, बिना किसी पेपर लीक के और बिना जो है पेपर रद्द किए हुए ये परीक्षा हो पाएगी? नहीं, आशा करना तो देखिए बहुत ज्यादा गंभीर है। मेरे ख्याल से तो ऐसी आशा किसी को रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जो माफिया है, ये माफिया राजनीतिक लोगों से संबद्ध है और सही मायने में अगर सही जांच हो जाए तो ये नीट के मामले में नेताओं, बड़े बड़े नेताओं का हाथ मिलेगा, बड़े, इसीलिए उसमें ढका जा रहा है उसको। ये तो चलिए नीट पीजी की आपने बात की, नीट के बारे में क्या कर रहे हैं? री एग्जामिनेशन क्यों नहीं करा रहे हैं? देखिए अब आप सोचिए, जुडिशरी के एग्जाम में यूपीपीएससी जुडिशरी के एग्जाम में 50 कैंडिडेट्स की कॉपियां बदल दी गई। अब वो जज बन गए या बन जाएंगे। अब बताइए, ऐसे लोग जज बनेंगे, ऐसे लोग हमारे डॉक्टर बनेंगे जो फेल हो गए इंटरमीडिएट में और उन्होंने जाके टॉप कर दिया नीट के अंदर, और ऐसे लोग जज बनेंगे जिनकी कॉपियां बदल दी और लाखों करोड़ों का उन्होंने खेल कर दिया। मुझे कोई आशा नहीं है कोई निष्पक्ष परीक्षा होगी, कोई चीज निष्पक्ष होगी। हर जगह आरएसएस के और शाखा के लोगों को अपने दबाव से या लोगों से पैसे में सीट बेच बेच के लोगों को हर जगह बिठाया जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसीलिए पुल टूट रहे हैं। अरे हम भी तो, मैंने भी तो इंजीनियरिंग की है, हमारे जमाने में तो पुल नहीं टूटा करते थे, क्योंकि हम लोग सरकारी बीएचयू से पढ़ा हूं मैं, हमको तो सरकारी टीचर्स पढ़ाते थे, थप्पड़ भी लगाते थे अगर हम ढंग से नहीं पढ़ते थे। आजकल तो सब पैसे का खेल है। इसी प्रकार से अगर फर्जी थर्ड डिविजनर्स को आप इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे तो पुल तो टूटेंगे ही, लोग तो मरेंगे ही। और यहाँ पर तो सर जीतन राम मांझी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और वो कह रहे हैं कि बारिश के चलते पुल गिर रहे हैं, बारिश ना होती तो पुल ना गिरते। तो ऐसा पुल किस काम का है जो बारिश में ही गिर जाए? अच्छा एक बार निधि ये बताओ, जो बारिश हो रही है ये उन्हीं पुलों पे ज्यादा बरस रही है जो कि सुशासन बाबू के जमाने में बने हैं, या अंग्रेजों और मुगलों के जमाने के ब्रिजेस पे भी गिर रही है? मांझी साहब से पूछिए थोड़ा, भाई मंत्री हैं महोदय, आप केंद्रीय मंत्री हैं, थोड़ी बुद्धि की बात कीजिए। अरे यार दिल्ली में भी बारिश हुई है, पूरा दिल्ली पानी से भर गया है, पूरा हिंदुस्तान पानी से भर गया, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों के जमाने के पुल तो नहीं टूटे, उनकी इमारतें तो नहीं टूटी। आपके जमाने की इमारतें क्यों टूट रही हैं भैया, ये बताइए। हम लोग जो मैनेजमेंट में कहते हैं ना, एक तो होता है बिफोर आफ्टर कंपैरिजन और एक होता है पैरेलल उसका। अरे केवल डबल इंजन सरकार के राज्यों में ही पुल क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार भीषण हुआ है। वहां पे चुनावी बॉन्ड में पैसा लेके आपने फर्जी लोगों से ब्रिजेस बना दिए, जैसे हमको इंजेक्शन ठुकवा दिए फर्जी जो है अपने चुनावी बॉन्ड लेके। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, हम कर रहे थे कि किस तरह से तमाम राज्यों में जो है वो बीजेपी के लिए मुसीबतें काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आगे क्या कुछ होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन कयासबाजियां चल रही हैं कि जिस तरह की डिमांड रखी गई है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, उसको पता नहीं पीएम मोदी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उनकी डिमांड की लिस्ट तो हमेशा इतनी लंबी होती है और उनकी डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होती है, ये भी कहा जाता है। तो तमाम चीजें हैं। इसके अलावा बिहार में पुल टूटने की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे भी बीजेपी घिरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार हो या शिंदे हो, उनके साथ भी खटपट और अनबन की खबरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। यूपी में तो आप जानते ही हैं,
योगी जी को लेकर तमाम तरह की खबरें बन रही हैं। तो तमाम राज्य हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तमाम तरह की खबरें हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी आज हाथरस गए, उस पर भी हमने चर्चा की। तमाम चीजों पर कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।